बीकॉम पार्ट थर्ड का जो एडवांस अकाउंटिंग वाला पेपर जो आपका है, उसमें आज हम पढ़ेंगे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, विभागीय खाते। जब कोई व्यापार अनेक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है तो उस प्रक्रिया कार्य को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। जब एक ही व्यापार अनेक प्रक्रियाओं में से जो होकर गुजरता है ना, वहीं पर ये डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो वापस बोल रहा हूँ मैं आपको कि जब कोई व्यापार अनेक प्रक्रियाओं के अंतर्गत किया जाता है तो प्रत्येक प्रक्रिया या प्रत्येक कार्य को अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। हालांकि ऐसे विभाग एक ही व्यापार के अंग होते हैं, मेन जो व्यापार होता है वो तो एक ही होता है, लेकिन उसके अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं क्योंकि वो बड़े आकार में व्यापार होता है। तो जो बड़े आकार में व्यापार होता है या जहाँ पर विभिन्न प्रक्रियाएं होती हैं, वहीं पर ये डिपार्टमेंट अकाउंट बनाए जाते हैं। हालांकि ऐसे विभाग एक ही व्यापार के अंग होते हैं और इन सभी का लाभ हानि मिलकर ही व्यापार की वास्तविक लाभ या हानि होती है। फिर भी यह जानना अनिवार्य हो जाता है कि कौन सा विभाग कितने लाभ या हानि पर चल रहा है, किस विभाग की बिक्री बढ़ रही है या किसी की घट रही है और क्यों, किस विभाग में व्ययों का परसेंटेज अधिक है और किस में कम। अतः प्रत्येक विभाग का अलग से लेखा किया जाता है ताकि प्रत्येक विभाग का लाभ या हानि ज्ञात हो सके। तो इसके अंतर्गत इसीलिए मतलब अलग अलग जहाँ बहुत बड़ा व्यापार होगा वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और हर एक के बारे में ये जानना चाहता है। एक जो एक व्यापार का मालिक है, मान लीजिए, वो ये जानना चाहता है कि भाई मेरे कौन से विभाग में अधिक खर्चा हो रहा है, किस में कम हो रहा है, किस में बिक्री ज़्यादा हो रही है, किस में अन्य चीज़ें लाभ या हानि, किसको क्या क्या चीज़ें प्रभावित कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या आगे अंकुश लगाना है। तो इस प्रकार इसके अगर हम इसके ऑब्जेक्ट्स में आएंगे डिपार्टमेंट अकाउंट्स के, तो वहाँ पर अपने को और बात क्लियर होगी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, ऑब्जेक्ट ये क्यों बनाए जाते हैं डिपार्टमेंट अकाउंट। तो नंबर 1, प्रत्येक विभाग का अलग अलग लाभ हानि ज्ञात करना। जब हम अलग अलग डिपार्टमेंट बना देंगे तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का अलग से लाभ या हानि हमें ज्ञात हो सकता है, ताकि हम एक पर्टिकुलर विभाग के बारे में बता सकते हैं कि ये विभाग इस व्यापार पे इस लाभ पे चल रहा है या इस विभाग में इतनी हानि हो रही है। प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता की तुलनात्मक समीक्षा करना। प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता की तुलनात्मक समीक्षा का मतलब होता है कि जब अलग अलग विभागों में हम अलग अलग मतलब सारी चीज़ें लिखेंगे, खर्चे, इनकम, सब चीज़ें, तो वहीं पर प्रत्येक विभाग की कार्यक्षमता का तुलनात्मक समीक्षा हो जाएगी कि किस डिपार्टमेंट में खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किस में कार्यक्षमता कितनी है, अगर उनके खर्चों के अकॉर्डिंग क्या वहाँ पर उतना काम हो पा रहा है। इस प्रकार की एक तुलनात्मक समीक्षा हो पाएगी। नंबर 3 है प्रत्येक विभाग की बिक्री ज्ञात करना। जब अलग अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे तो अपने अपने डिपार्टमेंट में अपनी अपनी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी बिक्री लिखी हुई होगी, लिखनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रत्येक विभाग की बिक्री अलग से ज्ञात हो जाएगी कि इस डिपार्टमेंट की इतनी बिक्री है, इस डिपार्टमेंट की इतनी बिक्री है। नेक्स्ट है प्रत्येक विभाग की सफलता के लिए भविष्य के लिए नीति निर्धारित करना। अगर मान लीजिए किसी की बिक्री तो बढ़ रही है, किसी विभाग की बिक्री तो बढ़ रही है, लेकिन फिर भी लाभ कम हो रहा है, इसका क्या कारण है? इसका मतलब यह है कि उस विभाग में खर्चे भी शायद बढ़ रहे हैं, इसलिए उसकी बिक्री बढ़ने के साथ साथ खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो लाभ कम हो रहा है। तो मतलब इस प्रकार उसकी सफलता के लिए उनके खर्चों पर अंकुश लगाया जाएगा। ऐसा देखा जाए कि कौन से खर्चे ऐसे हैं जो कि अगर हम कम करें या नहीं हो और फिर भी इसमें इस विभाग को अच्छे से चलाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आता है प्रत्येक विभाग के व्ययों की जानकारी रखना और यदि आवश्यक हो तो उन पर नियंत्रण लगाना। वही वाली बात जो मैंने आपको अभी क्लियर की थी कि प्रत्येक विभाग की खर्चों के बारे में जानकारी रखना और उन पर आवश्यक हो तो अंकुश लगाना। अब आता है विभागीय व्यापार एवं लाभ हानि खाते। उन्हीं नियमों के आधार पर बनाए जाते हैं जो सामान्य व्यापार एवं लाभ हानि खाता बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। जैसे अपन सिंपल एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे बनाते हैं, ये आप जानते होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में हम सिंपली जब बनाते हैं तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक इन द डेबिट साइड, इन द क्रेडिट साइड बाई सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आते हैं। फिर व्यापार खाते से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी होती है। फिर वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस हम
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर उससे उसके इनडायरेक्ट खर्चे और जो इनकम होती है इनडायरेक्ट वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दी जाती है डेबिट और क्रेडिट साइड में। और उसके बाद जो आता है वो आता है नेट प्रॉफिट व्यापार का। तो सेम उन्हीं नियमों के आधार पर वही चीज़ें हैं कि वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, वही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी डेबिट करना है इन द P&L अकाउंट, और क्रेडिट साइड में इनकम आएगी, सेल्स आएगी, वही उन्हीं नियमों के आधार पर बनाए जाएंगे विभागीय व्यापार एवं लाभानी खाते भी, जो सामान्य व्यापार एवं लाभानी खाता बनाने के लिए अपनाए जाते हैं। अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक विभाग का व्यापार एवं लाभ हानि खाता दिखाने के लिए कॉलमनर सिस्टम अपनाया जाएगा। कॉलमनर का मतलब होता है उसमें कॉलम बना दिए जाएंगे कि जैसे 2 डिपार्टमेंट है या 3 डिपार्टमेंट है तो डेबिट साइड में भी एक तो पर्टिकुलर का कॉलम होगा और 3 डिपार्टमेंट के होंगे X, Y, Z, और इसी तरह क्रेडिट साइड में भी 3 खाने खींच दिए जाएंगे और उनके अकॉर्डिंग उसमें एंट्री हो जाएगी। अब आता है एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस। इन विभागों में खर्चे जो होते हैं, टोटल मिलाकर जो खर्चे होते हैं इन विभागों में कैसे बांटे जाए। तो एलोकेशन ऑफ द एक्सपेंसेस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि कई खर्चे ऐसे होते हैं जो एक साथ हो जाते हैं, तो फिर उनको अब जब खर्चे तो एक साथ होंगे, जब एक ही व्यापार के विभिन्न विभाग हैं तो कई खर्चे ऐसे होंगे जो एक साथ होंगे, तो उनको बांटना पड़ेगा। तो उनको बांटने के लिए सबसे पहला हम देखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब है ऐसे व्यय जो प्रत्येक विभाग के लिए अलग से किए जाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो पर्टिकुलरली लिखा हुआ होगा कि ये X डिपार्टमेंट का है, ये Y डिपार्टमेंट का है, ये Z डिपार्टमेंट का है, या ये A, B, C जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनका है। तो वो तो डायरेक्ट जब क्लियर कट है उसमें तो हमें डायरेक्ट उसी विभाग में उसको डेबिट में लिखा जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एलोकेबल एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। एलोकेबल मीन्स बांटना, एलोकेशन के योग्य होना। एलोकेबल एक्सपेंसेस कहते हैं ये व्यय संयुक्त रूप से तो किए जाते हैं पर किसी न किसी आधार पर इनको विभागों में बांटा जा सकता है। किसी न किसी कोई ना कोई आधार होगा जिनके आधार पर उनको हम आपस में विभागों में बांट सकते हैं। और जैसे मैंने इसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है उचित आधार पर। अब उचित आधार, तो उचित आधार वहाँ पर व्यापार की परिस्थितियों को देखते हुए, वहाँ व्यापार की नेचर को देखते हुए उचित आधारों का निर्धारण होगा। फिर भी कुछ आधार मैं आपको बताता हूँ कि ये आधार निम्न हो सकते हैं। जैसे वो उन खर्चों को बांटने के लिए बिक्री के आधार पर, मान लीजिए बिक्री से रिलेटेड कोई खर्चे हैं तो उनको हम बिक्री के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे बिक्री पर कमीशन है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस है, उनको हम बिक्री के आधार पर बांट सकते हैं। क्रय के आधार पर, क्रय करते समय जैसे गाड़ी भाड़ा है, ये इस तरह के खर्चे हैं जैसे उनको हम क्रय के आधार पर बांट सकते हैं कि जिस विभाग ने जितना जितना क्रय किया है उस विभाग का उतना उतना खर्चा उस डिपार्टमेंट उनके डेबिट साइड में आ जाएगा। बिक्री, क्रय, स्थान, प्रत्यक्ष मजदूरी स्थान के आधार पर, जैसे मान लीजिए कि आपको बताऊं मैं कि जैसे लाइटिंग है। अब लाइटिंग मान लीजिए पूरे एक हॉल है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, तो लाइटिंग का जो खर्चा आता है, इलेक्ट्रिसिटी का जो खर्चा आता है, उसको स्थान के आधार पर बांटा जा सकता है कि किस डिपार्टमेंट ने कितना स्थान घेर रखा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाइड कर रखा है। उस स्पेस ऑक्यूपाइड के आधार पर हम उस बिजली के खर्चे को बांट सकते हैं। इसी तरह डायरेक्ट मजदूरी के आधार पर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मजदूरी से रिलेटेड होते हैं, तो जो वेजेस से रिलेटेड होते हैं तो हम उनको डायरेक्ट मजदूरी के आधार पर बांटते हैं कि जिस जिस विभाग की जितनी जितनी मजदूरी थी उस विभाग के अकॉर्डिंगली ये प्रत्येक मजदूरी के आधार पर, या अन्य कोई भी उचित आधार जो हमें वहाँ की परिस्थितियाँ और व्यापार की प्रकृति को देखते हुए सही लगेगा, उसके आधार पर हम उसको उचित आधार पर उन खर्चों को बांट सकते हैं। तो बात चल रही है अपने कि एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की, जिसमें डायरेक्ट खर्चे तो वो होते हैं जो कि प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग ही होते हैं, उनका क्लैरिफिकेशन अलग ही होता है। लिखा हो तो हम उसी डिपार्टमेंट में उसको लिख देंगे। और कुछ खर्चे, यहाँ तो खर्चों की बात चल रही है तो डेबिट में ही लिखेंगे। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो संयुक्त रूप से कर लिए जाते हैं, और लेकिन उनको कोई ना कोई किसी न किसी उचित आधार पर विभिन्न विभागों में बांटा जा सकता है। फिर नंबर 3 आता है वे जो बांटे नहीं जा सकते, जैसे डिविडेंड, लाभांश, इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व, वे जो बांटे नहीं जा सकते, जैसे डिविडेंड, इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व में हस्तांतरण, ट्रांसफर इन जनरल रिजर्व, संचालकों की फीस, डायरेक्टर्स की फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन एटसेट्रा। ये खर्चे भी हो सकते हैं, किसी भी व्यापार में ये खर्चे भी हो सकते हैं। लेकिन अब ये खर्चे ऐसे खर्चे हैं जिनको कि बांटा नहीं जा सकता। डिविडेंड मिला,
इस फर्म ने कहीं इन्वेस्ट कर रखा था और डिविडेंड मिला तो डिविडेंड को नहीं बांटा जा सकता। ऐसे ही मान लीजिए इस फर्म के द्वारा डिविडेंड बांटना है, किसी को डिविडेंड घोषित करना है तो डेबिट साइड में आएगा, वो खर्चा होगा, लेकिन उसको किस आधार पर बांटा जाएगा, इसलिए इनकम टैक्स कितना कितना लगा किस डिपार्टमेंट में, ये एक साथ पूरा फर्म का होता है। सामान्य संचय में हस्तांतरण, संचालकों की फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इंटरेस्ट जो लगा है उसको, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये ऐसे खर्चे हैं जिनको कि हम एलोकेट नहीं कर सकते, बांट नहीं सकते। तो फिर जब हम इनको नहीं बांट सकते तो फिर इन खर्चों को कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा। तो इनको दिखाने के लिए एक जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाएगा और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन खर्चों या इनकम को दिखाया जाएगा और उसके बाद उस फर्म का जो नेट प्रॉफिट होगा वो आएगा, जो वो प्रॉफिट जो कि बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो एक जैसे अपन सिंपल ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द फर्म ऑफ द बिजनेस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू नो अबाउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म और नेट लॉस। ये तो हो गया, लेकिन ये जो कुछ खर्चे हैं इनको जिनको आप नहीं बांट सके तो उनके लिए जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। और जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक छोटा सा प्रारूप मैंने आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि हर एक डिपार्टमेंट का कोई नेट प्रॉफिट आएगा। इससे पहले जो अपन ने बनाया ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें से बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, इसको ब्रॉड फॉरवर्ड भी कह सकते हैं, ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं। उन हर एक डिपार्टमेंट का मैंने डिपार्टमेंट के बाद में यहाँ डैश लगा रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर 2 डिपार्टमेंट होंगे तो डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट और 3 होंगे तो डिपार्टमेंट एक्स, वाई, जेड जो भी होंगे उन डिपार्टमेंट सभी डिपार्टमेंट्स का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आ जाएगा। अगर मान लीजिए नेट लॉस हो तो नेट लॉस होगा तो डेबिट साइड में आएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, टू नेट लॉस ब्रॉट डाउन ऑफ डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी जो भी होगा उस डिपार्टमेंट का। मान लीजिए 3 डिपार्टमेंट है, 2 में प्रॉफिट है तो वो इधर आ जाएगा, 1 का लॉस है वो इधर आ जाएगा। तो इस प्रकार प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है अपना सिंपल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, इससे पहले जो बनाया गया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसको पहले ट्रांसफ़र किया जाएगा। फिर जो मैंने आपको ये ऊपर बताई जिसमें डिविडेंड, इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व, संचालकों की फीस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इनमें से अगर कोई इनकम हुई तो इनकम विच कैन नॉट बी एलोकेटेड, जो इनकम इनमें से जो बांटी नहीं जा सकी उसको हम क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ऐसे ही एक्सपेंसेज जिनको कि हम एलोकेट नहीं कर पाए उनको डेबिट साइड में लिखा देंगे। इनमें से ही होगा कोई ना कोई वो। और फिर इसके बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, इन दोनों में से जो भी आएगा वो होगा फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो ये जनरल P&L अकाउंट बनाया जाएगा। सिंपल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाने के बाद में एक जनरल P&L अकाउंट बनाया जाएगा, वो होगा उससे जानकारी होगी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की, और वही नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो होगा वो ट्रांसफ़र किया जाएगा बैलेंस शीट में। अब आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट संपूर्ण व्यवसाय की एक ही बनाई जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग बैलेंस शीट नहीं होती है, क्योंकि फर्म का मालिक, फर्म का जो प्रोपराइटर है वो एक ही है, उसी ने विभिन्न डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं। तो इसलिए जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो तो कॉलमनर बना के और अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग जानकारी हो जाएगी, लेकिन बैलेंस शीट जो उस फर्म की बनेगी वो संपूर्ण व्यवसाय की एक ही बनाई जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की अलग अलग बैलेंस शीट नहीं बनाई जाएगी। अब इसके आगे किस प्रकार इसमें लेखा होता है या और भी क्या चीज़ें होती हैं इनमें कि जो डिपार्टमेंट अकाउंट में जो और भी जो समझने के पॉइंट होंगे वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। थैंक यू।